विदेशिनी, तुम बोलती हो तो एक भाषा बोलती है। तुम बोलती हो तो एक भाषा बोलती है, और जब तुम बोलती हो मेरी भाषा में, एक नई भाषा का जन्म होता है। मेरी पसंद का एक मतलब है, तुम्हारी पसंद का एक मतलब है। अपनी पसंद की हिफाजत के लिए विदेशिनी, हमें उनकी पसंद का मतलब जानना बहुत जरूरी है। यहाँ तुम नहीं हो, तुम्हारी अनुपस्थिति के बराबर सूनापन है, विचित्र आवाजों से सराबोर। तुम्हारी अनुपस्थिति के बराबर सूनापन है, विचित्र आवाजों से सराबोर। धान की हरी हरी आभा और महक है, मानसून की पहली फुहार की छुअन और रस्त है। तुम नहीं हो यहाँ, तुम्हारी अनुपस्थिति है। नमस्कार। देशज की खास पेशकश पुतली में संसार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के विशिष्ट कवि, युवा कवि कुमार अनुपम। कुमार अनुपम की कविताएं बहुप्रशंसित हो चुकी हैं। बारिश मेरा घर है इनका कविता संग्रह है। जिस कवि का पता बारिश हो, उसकी कविताओं के बारे में एक सहज अनुमान किया जा सकता है। कविता समय एक में हिंदी के यशस्वी कवि चंद्रकांत देवताले के साथ इनकी कविताएं संकलित हुई थीं। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित कवि कुमार अनुपम का देशज की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आपको कुछ अपने संग्रह बारिश मेरा घर है, जो साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ था, उसमें से कुछ एक कविताएं पढ़ता हूँ। छोटी कविताओं से शुरू करता हूँ। एक कविता है, इसमें इसका शीर्षक है सिरा। सिरा यानी छोर। पर्वतों ने प्रेमिल चुंबनों से जिन्हें बनाया है सुइलार। अब सुइलार हमारे अवध का शब्द है, और मैं इसके अगर बनावट पे जाता हूं तो सुइलार नुकीले को कहते हैं, लेकिन ये नुकीला चुभने वाला नुकीला नहीं है। ये एक विशिष्ट शब्द है। आप गौर करें तो जब सुई में धागा डालना होता है तो हम सुई और धागे को अपने लार से थोड़ा भिगोते हैं और नुकीलापन आ जाता है। तो सोचिए कितना कोमल नुकीलापन है ये। पर्वतों ने प्रेमिल चुंबनों से जिन्हें बनाया है सुइलार, वही धागा है नदियां, धरती की कथरी ताग रही है। समुद्र एक गांठ है। समुद्र एक गांठ है, जिसमें धागे का सिरा खोज रहा हूं। मिला तो नदी नदी अलग कर दूंगा समुद्र। ये एक छोटी सी कविता है। और इसके बाद मैं एक कविता पढ़ता हूं। इसका शीर्षक है विदेशिनी। रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत ही प्रसिद्ध गान है, आमी चीनी को चीनी तुम्हाको ओगो विदेशिनी। उसमें वो लिखते हैं कि उनकी जो विदेशिनी है, उनकी जो प्रेमिका है, वो 7 इंद्रधनुष के 7 रंगों पे सवार होके आती है। मैंने सोचा कि हमारे समय की विदेशी कैसी हो। सीरीज में कविताएं हैं, उसमें से कुछ अंश पढ़ूंगा। पहला है हिस्सा, विदेशिनी, तुम बोलती हो तो एक भाषा बोलती है। तुम बोलती हो तो एक भाषा बोलती है, और जब तुम बोलती हो मेरी भाषा में, एक नई भाषा का जन्म होता है। दूसरा, वहां तुम्हारा माथा तप रहा है बुखार में। वहां तुम्हारा माथा तप रहा है बुखार में, मैं बस आंसू में भीगी कुछ वहां तुम्हारा माथा तप रहा है बुखार में, मैं बस आंसू में भीगी कुछ पंक्तियां भेजता हूं यहां से, इन्हें माथे पर धरना। इसका तीसरा अंश देखिएगा। और मानव सभ्यता के शुरू से लेकर और अब तक की घरेलू जीवन तक की जो प्रेम संबंधों की यात्रा है, देखिए इसे। हम जहां खड़े थे साथ साथ, एक किनारा था,
नदी हमारे बिल्कुल समीप से गुजर गई थी, कई छींटे उछालती। अब वहां कई योजन रेत थी। हम हम जहां खड़े थे साथ साथ एक किनारा था। नदी हमारे बिल्कुल समीप से गुजर गई थी, कई छींटे उछालती। अब वहां कई योजन रेत थी। हमें चलना चाहिए, हमने सुना और कहा एक दूसरे से, और प्राक स्मृतियों में कहीं चल पड़े। बहुत मध्यम फाहों वाली ओस दृश्यों पर कुतूहल की तरह गिरती थी। बहुत मध्यम फाहों वाली ओस दृश्यों पर कुतूहल की तरह गिरती थी। हमने अपरिचय का खटखटाया एक दरवाजा, जो कई सदियों से उड़का था धूप और हवा की गुंजाइश भर। हमने वहीं तलाशी एक तितली, जिसके पंखों पर किसी फूल के पराग अभी रोशन थे। वहीं अधखाया हुआ सेब एक किसी कथा में सुरक्षित था। किसी फूल के पराग अभी रोशन थे, उसका मौन छुआ जो किसी नदी के कंठ में जमा हुआ था बर्फ की तरह। पिघल गया धारासार, जैसे सहमी हुई सिसकी चीख में तब्दील होती है। और इस तरह साक्षात्कार का निवेदन हमने प्रस्तुत किया। फिर भी इस तरह देखना जैसे अभी अभी सीखा हो देखना, पहचानना बिल्कुल अभी अभी। किसी आविष्कार की सफलता सा था यह, किंतु बार बार साधनी पड़ी परिकल्पनाएं, प्रयोग बार बार हुए। दृश्य का पटाक्षेप और कई डायलॉग हम अक्सर भूले ही रहे, और शब्द इतने कमजोर कि शब्द बस देखते रहे हमको, ऐसी थी दरमियान की भाषा। और कई बार तो यही कि हम साथ हैं और बहुत पास, भूले ही रहे। किसी ऐसे सच का झूठ था यह, बहुत संपूर्ण सरीखा और जीवित साक्षात, जैसे संसार में दो जोड़ी आंख और उनका स्वप्न। किसी ऐसे सच का झूठ था यह, बहुत संपूर्ण सरीखा और जीवित साक्षात, जैसे संसार में दो जोड़ी आंख और उनका स्वप्न। फिर हमने साथ साथ कुछ चखा, शायद चांदनी की सिवैयां, और स्वाद पर जमकर बहस की। ये वही समय था जब बहुत सारा देशकाल स्थगित था, शुभ था हर ओर। तब तक अशुभ जैसा न तो जन्मा था कोई शब्द, न उसकी गूंज ही। हम पत्तियों में हरियाली की तरह दुबके रहे, पोसते हुए अंग प्रत्यंग। हमसे फूटती रही नई कोपलें, और देखते ही देखते हम एक पेड़ थे भरपूर। किंतु फिर भी हमने फल को अगोरा उम्मीद भर, और हवा के तमाचे सहे साथ साथ। हम टूटे और अपनी धुन पर तैरते हुए गिरे वहां जहां योजन भर रेत थी। जहां हम टूटे और अपनी धुन पर तैरते हुए गिरे, जहां योजन भर रेत थी, वहां हमारे होने के निशान अभी हैं, और उड़ाएगी हमें जहां जिधर हवा। ताजा कई निशान बनेंगे वहां उधर। फिलहाल हम जहां खड़े थे साथ साथ, किन्हीं किनारों की तरह, एक नदी हमारे बीचों बीच से गुजर गई थी। अब वहां संदेह की रेत उड़ती थी योजन भर, जिस पर हमारी छायाएं ही आलिंगन करती थीं, और साथ थी इतना कि घरेलू लगती थी। इस श्रृंखला की चौथी कविता है। तुम्हारी स्मृतियों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक और रुका हूं। तुम्हारी स्मृतियों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक और रुका हूं। आवाजाही बहुत है, यह दूरी भी बहुत दूरी है। लाल बत्ती होने तो दो, पार करूंगा ये सफर। और इसी श्रृंखला की एक कविता और है। छतें दहल जाती हैं, हिल जाती है जमीन, भीत देर तक थरथराती रहती है, कपड़े पसारने के लिए ताने गए तार की तरह झंझनाती है। छतें दहल जाती हैं, हिल जाती है जमीन, भीत देर तक थरथराती रहती है, कपड़े पसारने के लिए ताने गए तार की तरह झंझनाती हुई, जब गुजरते हैं उनके उजड़ अतृप्तियों के विमान हमारे ऊपर से। जब गुजरते हैं उनके
उजड़ अतृप्तियों के विमान हमारे ऊपर से, हमारी हड्डियों में भर जाती है आंधी, सीटियां बजने लगती हैं। उन्हें नक्काशियां पसंद हैं, उन्हें फूल पसंद हैं, वो दुबली पतली चक्करदार गलियां जिनमें कस्बे के बहुत से घरों की भरी रहती हैं सांसें और राज, जिनके बीचों बीच से होकर गुजरती हैं स्कार्फ बांधे नन्ही नन्ही बच्चियां खिलखिलाती स्कूल जाती हुई, उन्हें ये सब बेहद पसंद है। उन्हें नक्काशियां पसंद हैं, उन्हें फूल पसंद हैं, वो दुबली पतली चक्करदार गलियां जिनमें कस्बे के बहुत से घरों की भरी रहती हैं सांसें और राज, जिनके बीचों बीच से होकर गुजरती हैं स्कार्फ बांधे नन्ही नन्ही बच्चियां खिलखिलाती स्कूल जाती हुई, उन्हें ये सब बेहद पसंद है। जिन्हें वे पसंद करते हैं उन सब पर वे बम बरसा देते हैं। जिन्हें वे पसंद करते हैं उन सब पर वे बम बरसा देते हैं। वे उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं कि उन सबको कोई और पसंद ना कर सके। उन्हें ऐसा डर लगा ही रहता है। आखिर उनकी पसंद का एक मतलब जो है, विदेशिनी इस तरह तो मुझे मत पसंद करना कभी। और इसी श्रृंखला की अंतिम कविता है, मेरी पसंद का एक मतलब है, तुम्हारी पसंद का एक मतलब है। अपनी पसंद की हिफाजत के लिए विदेशिनी, हमें उनकी पसंद का मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक कविता थी। एक कविता मैं पढ़ रहा हूं, माँ और पिता की एक श्वेत श्याम तस्वीर। घर में एक ही तस्वीर है श्वेत श्याम, घर में एक ही तस्वीर है श्वेत श्याम, जिसमें लक्ष्मण झूले पर पिता गलबाही डाले माँ के साथ है। घर में एक ही तस्वीर है श्वेत श्याम, जिसमें लक्ष्मण झूले पर पिता गलबाही डाले माँ के साथ है। नुकीले नहीं, लगभग गोल नोक कॉलर वाली कमीज पहने हैं पिता किसी रंग की, जो तस्वीर में श्वेत लग रही है। सांवली पृथ्वियों टकी साड़ी पहने है माँ, जो फैशन या चलन में नहीं है। ऐसे उम्र में है यह युगल जब सांवलापन गोराई को भी मात करता है। सिमता पाटिल सी सांद्रता लिए माँ, पिता शत्रुघ्न सिन्हा सी जुल्फें उड़ाते हिंदी फिल्मों के कोई पात्र लग रहे हैं। प्रेम की ओट किए तना है पृष्ठभूमि में ऋषिकेश का वितान। गालों की ललाई को छुपाती अपनी ही पुतलियों की सलज रोशनाई में माँ, पिता की ओर झुकती हुई डूबी है जितना, कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर सका होगा। गालों की ललाई को छुपाती अपनी ही पुतलियों की सलज रोशनाई में माँ, पिता की ओर झुकती हुई डूबी है जितना, कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर सका होगा। कदीम कस्बे की बंदिशें तमाम बही जा रही हैं टुकड़ा भर गंगा की तरह, दोनों के बीचों बीच से हर हर यह तस्वीर अब धरोहर है। इसी श्वेत श्याम तस्वीर में से चुनती रहती है माँ कुछ रंग बिरंगे पल अक्सर पिता से बिछड़ जाने के बाद। कविता का शीर्षक है अनुपस्थिति। और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उससे आगे जाके देखिएगा कविता। यहां तुम नहीं हो, यहां तुम नहीं हो, तुम्हारी अनुपस्थिति के बराबर सूनापन है विचित्र आवाजों से सराबोर। तुम्हारी अनुपस्थिति के बराबर सूनापन है विचित्र आवाजों से सराबोर। धान की हरी हरी आभा और महक है, मानसून की पहली फुहार की छुअन और रस है। तुम नहीं हो यहाँ, तुम्हारी अनुपस्थिति है। एक छोटी से थोड़ी बड़ी कविता। कविता का शीर्षक तानाशाह। इस बार आया तो पूछा उसने कि कौन बनेगा करोड़पति। इस बार आया तो पूछा उसने कि कौन बनेगा करोड़पति।
फिर 10 सरलतम सवाल पूछे। उदाहरणार्थ एक सवाल तो यही कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। पूछते हुए उसकी वाणी से इतना परोपकार टपक रहा था कि हमें हर हाल में जीतने की मोहलत दी उसने, और सही जवाब पर हमारी पीठ ठोकी, बढ़कर हाथ मिलाया और कुशलतम बुद्धि की तारीफ की दिल खोलकर। फिर भला किसकी मजाल कि पूछे उससे कि लेकिन तुम क्या मूर्ख हो अव्वल, जो इतने सरलतम सवालों पर दिए दे रहे हो करोड़ों। यहाँ तक कि संदेह भी नहीं हुआ तनिक उसकी किसी चतुर चाल पर। हमारी अचानक अमीरी की खुशी में वो इस कदर शरीक हुआ कि नाचने तक लगा हमारे साथ साथ। बल्कि तब अपने निम्न मध्य रहन सहन पर हमें लाजवाब लज्जा हुई। हम निहाल होकर उसकी सदाशयता पर सहर्ष सब कुछ हार बैठे। इस बार आया तो अपने साथ लाया देह दर्शना विश्व सुंदरियों का हुजूम। वे इतनी नपी तुली थीं कि खुद एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लगती थीं। उनकी हंसी और देह और अदाएं इतनी कामुक कि हर कीमत उनके लायक बनना हमने ठान लिया मन ही मन। तब गृहस्थी की झुर्रियों और घरेलूपन की मामूलियत से घिरी अपनी पत्नियों पर हमें एक कृतघ्न घिन सी आई। वे शुरू शुरू में किसी लाचारी और आशंका में अत्यधिक मुलायम शब्दों में प्रार्थना करती हमारे आगे कांपती रहीं थर थर, किंतु इस आपातकाल से उबरने में उन्होंने गंवाया नहीं अधिक समय, और किसी ईर्ष्या के वशीभूत मन ही मन उन्होंने कुछ जोड़ा कुछ घटाया, और हम एक विचित्र रंग महल में कूद पड़े साथ साथ। मन ही मन उन्होंने कुछ जोड़ा कुछ घटाया और हम एक विचित्र रंग महल में कूद पड़े साथ साथ। जीवन की तमाम प्राथमिकताओं और पुरखा विश्वासों को स्थगित करते हुए हम अपनी आउटडेटेड परंपराओं से निजात पाने के लिए दिखने लगे आमादा। जीवन की तमाम प्राथमिकताओं और पुरखा विश्वासों को स्थगित करते हुए हम अपनी आउटडेटेड परंपराओं से निजात पाने के लिए दिखने लगे आमादा, यह मानने के बावजूद कि हमारा सारा किया धरा ब्रांडेड बनावट के बरक्स बहुत फूहड़ और हमारी औकात क्षेत्रीय फिल्मों के नायक नायिकाओं से भी गई गुजरी। फिर भी एक अजब दंभ में हम एक आभासी विश्व की पाने के लिए विश्वसनीयता सब कुछ करने को तत्पर थे फौरन से पेशतर। फिर भी एक अजब दंभ में हम एक आभासी विश्व की पाने के लिए विश्वसनीयता सब कुछ करने को तत्पर थे फौरन से पेशतर। हमने अपनी अस्मिता से पाया छुटकारा और जीन्स पैंट्स और शर्ट्स की एक रंग आइडेंटिटी में गुम हो गए। हमने खुरच खुरच कर छुड़ा डाले अपने मस्तिष्क से चिपके एक एक विचार, सिवाय इस ख्याल के कि अब हमें सोचना ही नहीं है कुछ, कि हमारे लिए सोचने वाला ले चुका है इस धराधाम पर अवतार। इस बार तो उसके मुखमंडल पर एक दैवीय दारुण्य था। इस बार आया तो उसके मुखमंडल पर एक दैवीय दारुण्य था। दहशतगर्दी के खिलाफ उसने शुरू किया विश्वव्यापी आंदोलन, जिसे सब उसी की पैदाइश मानते रहे थे। उसने पूर्व पापों के पश्चाताप में विगलित, उसने अपने देश के ऊर्जा संसाधनों को पूरे विश्व की पूंजी मानने का सार्वजनीन प्रस्ताव पेश किया। विरुद्धों से भी की वार्ताएं, संधियां की रातों रात, और प्राचीन सभ्यताओं के गारे मिट्टी से बनी रहनबारियों को नस्तो नाबूद कर डाला। एक देश के ऊर्जा संसाधनों को पूरे विश्व की पूंजी मानने का सार्वजनीन प्रस्ताव पेश किया। विरुद्धों से भी की वार्ताएं, संधियां की रातों रात, और प्राचीन सभ्यताओं की गारे मिट्टी से बनी रहनबारियों को नस्तो नाबूद कर डाला। यहाँ तक कि हाथ पंखों और कोने अतरों में छुपती लिपियों और भाषाओं और नक्काशीदार पतली गर्दनों वाली सुराहियों को भी, कि अगली पीढ़ियों को मिल न सके उनका एक भी सुराग, कि उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े कतई
नए नवेले उत्तर आधुनिक विश्व में उसने कितना तो ध्यान रखा हमारी भावनाओं का। इस बार आया जबकि कहीं गया ही नहीं था, वो यहीं था हमारे ही बीच। पिछले टाइप्ड तानाशाहों के किरदारों से मुक्ति की युक्ति में इतना मशगूल, इतना अंतर्ध्यान कि हमें दिखता नहीं था। इस बार आया जबकि कहीं गया ही नहीं था, वो यहीं था हमारे ही बीच। पिछले टाइप्ड तानाशाहों के किरदारों से मुक्ति की युक्ति में इतना मशगूल, इतना अंतर्ध्यान कि हमें दिखता नहीं था। पूरी तैयारी के साथ आया इस बार, तो उसकी कद काठी और रंग बहुत आम लगते थे और बहुत अपने से। उसने नदी में डगन डालकर धैर्य से मछलियां पकड़ी, उसकी तस्वीरें छपती रहीं अखबारों में लगातार। उसने तो सोप अपेरा की औचित्य अवधारणा में चमत्कारी चेंज ही ला दिया। टीवी पर कई कई दिनों तक उसके फुटेज दिखाए जाते रहे। हमारी ही तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया और हज्जाम से गाल और गले पर चलवाता रहा उस तरह, बिना किसी भी आशंका के। उसने कई प्रेम कर डाले और गजब तो यह कि उसने स्वीकार भी किया सरेआम। महाभियोग झेलकर उसने पेश किया प्रेम के प्रति ईमानदार समर्पण का नायाब नमूना और सबका दिल ही जीत लिया। धीरे धीरे वो ऐसा सेलिब्रिटी दिखने लगा कि छा गया पूरे ग्लोब पर अपनी मुस्कुराहट के साथ। धीरे धीरे वो ऐसा सेलिब्रिटी दिखने लगा कि छा गया पूरे ग्लोब पर अपनी मुस्कुराहट के साथ। राष्ट्रों का सबसे बड़ा संघ घबरा कर अंततः तय करने लगा अपने कार्यक्रम उसके मन मुताबिक। तमाम धर्म, राजनीति, सत्य, दर्शन वगैरह उसकी शैली से प्रभावित दिखने लगे बेतरह। पर इन तमाम कारनामों के बावजूद वो इतना शांत और शालीन दिखता था कि उसकी इसी एक अदा पर रीझ कर दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए उसका नाम सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया। अब सिरफिरों का क्या किया जाए? सिरफिरे तो सिरफिरे, जाने किस सिरफिरे ने फेंक कर मार दिया उसे जूता जो खेत की मिट्टी से बुरी तरह लिथड़ा हुआ था और जिससे नकार भरे कदमों की एक प्राचीन गंध आती थी। ये थोड़ी सी लंबी कविता थी। इसके बाद एक छोटी कविता और पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है लड़कियां हंस रही हैं। लड़कियां हंस रही हैं, इतनी रंगीली और हल्की है उनकी हंसी कि हंसते हंसते गुब्बारा हुई जा रही हैं लड़कियां। इतनी रंगीली और हल्की है उनकी हंसी कि हंसते हंसते गुब्बारा हुई जा रही हैं लड़कियां। हंस रही हैं लड़कियां, लड़कियां हंस रही हैं कि खुल खुल पड़ते हैं बाजूबंद। पायल नदी हुई जा रही है, हार इतने लचीले और ढीले कि शरद की रात की लड़कियों की बात कि पंखों में बदल रहे हैं सारे किवाड़, सारी खिड़कियां। लड़कियां हंस रही हैं, लड़कियां हंस रही हैं, इस छोर से उस छोर तक अटा जा रहा है इंद्रधनुष, रोर छटा जा रहा है। धुली जा रही है हवा, घटा चली आ रही है मचलती, तिरोहित हो रहा है आकाश का कलुष। धरती भीज रही है उनकी हंसी में, उनकी हंसी में फंसा जा रहा है समय। सुनो, रुको रुको चूल्हा बर्तनों, सुई धागो रुको, किसी प्रेम पत्र के जवाब में उन्हें हंसने दो। एक कविता और पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है हवाओं। हवाओं आओ, चली आओ बच्चे सा दौड़ती, मेरे आर पार चली जाओ खिलखिलाती। छू आओ मेरी नवागत उच्छ्वास का पहला। हम लोग कबड्डी खेलते थे तो उसमें दो जो छोर होते हैं उसे पहला कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। हवाओं आओ, चली आओ बच्चे सा दौड़ती, मेरे आर पार चली जाओ खिलखिलाती। छू आओ मेरी नवागत उच्छ्वास का पहला। आओ हवाओं आओ, सहलाओ मेरी पलकें भुट्टे की मांसल गंध और रेशों की शीतल छुअन से जो मुझे रोमांच से भर देती है। आओ गंभीर जवानी की पदचाप की तरह
कर दो सराबोर मेरी एक एक कोशिका, भिगो चिड़ियों के कलरों से मेरा पोर पोर, जो तब्दील हो चुका है सिर्फ शोर में। आओ आओ हवाओं, मेरी शिराओं में जम रहा है कार्बन, आओ और समेट ले जाओ सारा अवसाद, जैसे अपनी अदृश्य रुमाल से पोंछ देती हो पसीना और कालिख और थकान। हवाओं, मेरी जमीन की हवाओं, फावड़े सा बैठा हूं मैं, बस उठने उठने की लय साधता। एक कविता और पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है नाम। जिस नाम से पुकार कर माँ थमा देती थी उसे सामान का खर्रा, मित्र उस नाम से अनजान थे। जिस नाम से पुकार कर माँ थमा देती थी उसे सामान का खर्रा, मित्र उस नाम से अनजान थे। मित्र उसे ही समझते थे वास्तविक नाम, महज तुक पुकारने पर जिसका उफांद आता था दीवार। एक नाम उसका पहचान की पुस्तक सा खुला रहता था, जिसकी भाषा नहीं समझती थी उसकी प्रेमिका। जिस नाम से अटखेलियां करती थी उसकी प्रेमिका, वो अन्य सबके लिए हास्यास्पद ही था। इस तरह सबके हिस्से में हंसी बांटने की भरसक कोशिश करता डाकिये सा। जब वो हो जाता था पसीना पसीना, वो खोल देता था अपने जूते, अपनी आंखें मूंद कर कुछ देर सोचता था अपने नामों और अपने विषय में, हालांकि ऐसा उसे कम ही मिलता था एकांत। कविता का शीर्षक है समुद्री मछुआरों का गीत। हमारी रोटी है समुद्र, हमारी पोथी है समुद्र, हमारे तन में जो मछलियां समुद्र की हैं, हमारे जीवन में जो रंग विविध समुद्र के हैं। धैर्य और नमक है हमारे रक्त का रास्ता, हवा ओ हवा कृतज्ञ है विपरीत हो तब भी। आकाश ओ आकाश कृतज्ञ है छेड़े हो असहयोग तब भी। पानी ओ पानी कृतज्ञ है छलक रहे हो ज्यादा फिर भी। हवा का सब रंग देखा है, आकाश का देखा है रंग सब, पानी का सब रंग देखा है। मरी हुई मछली है हमारा सुख, सह लेंगे मौसम का द्रोह, एक मोह का किनारा है हमारा, सजगता का सहारा है। रह लेंगे लहरों पर हम, अपनी सांसों के दम पर जिएंगे, जैसे जीते हैं सब, अपने भीतर के समुद्र का भरोसा है प्रबल। कविता का शीर्षक है बेरोजगारों का गीत। चोरी तो करते ही नहीं मूस की तरह, चख लिया बनिया की फितरत का जल। अन्न निरा आगे अब तीस रहे दांत, छुछुआते फिरते हैं हम बेकल। किसी लोकगीत की टेक सा जीवन जो था कहीं बिला गया, किसी लोकगीत की टेक सा जीवन जो था कहीं बिला गया। अंतड़ियों में जाने ही किधर लहर उमड़ती है भीतर से, कभी पिंच पिंच छवि और गैरत को झिंझोड़ती। मोड़ेंगे मोड़ेंगे अपनी ही चौहद्दी तोड़ेंगे, घोक घोक पोथन्ना पाई थी जो डिग्री। मैं अक्षत पानी चरणों पर आपके चढ़ाएंगे, नाचेंगे मटक मटक आगे और पीछे। चाहेंगे जिस धुन में कीर्तन करेंगे, सहेंगे यही विधि राखेंगे वही विधि रहेंगे। कहेंगे जी हुजूर भय है, भाग्य विधाता की जय है जय है। स्मृति की कविता की लय एक, अंतर्मन निर्भय किए है। और एक कविता का शीर्षक है दूब का गीत। हमारी अनिच्छाओं में शामिल है आकाश, जबकि हवा से अधिक धरती में हमारा प्रशांत विस्तार। सितारे पुकारते हमारे स्वप्नों को, चंदोवा ताम्र पहला, जबकि नई नई छवि उन्हें बख्शती सतत हमारी सूफी निगाह। तितलियां पंख पसार प्रार्थना करती, जबकि हमारी कोख का फूल नहीं मानता स्वयं को ईश्वर खुद मुख्तार। लहरों और प्रशस्तियों और इंद्रधनुष और पुकार, तितलियां पंख पसार प्रार्थना करती,
जबकि हमारी कोख का फूल नहीं मानता स्वयं को ईश्वर खुद मुख्तार। लहरों और प्रशस्तियों और इंद्रधनुष और पुरस्कार की बिसात ही क्या, जबकि क्लोरोफिल पर हमारे निसार दुनिया का दिल। कोई रूमानी आत्म दया न माने कृपया, किंतु रहा नहीं अब रहने का मन, कि अपने ही हरियाले सावन में होकर यूं अंधी रहूं क्या। आप ही बताएं भला क्या करूंगी खून खून धरती, कि खरगोश की पुतलियों सा नहीं रहा सूरज। सद्या प्रसूता की काया सी नहीं रही सृष्टि, नहीं रहा अब हमारे होने का नैसर्गिक अर्थ, कि अश्वमेध यज्ञों में चाहा ही नहीं था शामिल होना कभी अक्षत के साथ भी। अब तो नाद दिया जा रहा हमें भी हत्यारों और लंपटों और मूर्खों की मालाओं वंदनवारों में। किंतु आंधियां प्रचंड और समय के चक्रवात अनगिन उखाड़ नहीं पाए जिसे जड़ से, हमारे होने का गुरुत्व गौरव ज्वाला की हरिताभ लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अपनी कविताएं सुनाई। मैं देशज के श्रोताओं और दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अनुपम जी की कविताओं पर अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट, अपने विचार लिखकर हमें भेजें। हमें उसका इंतजार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी।